Hi everyone, good afternoon. So today we will discuss on the topic of international trade, theories of international trade and balance of payment. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये टॉपिक पढ़कर. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो बिफोर डिस्कसिंग द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इसमें दो वर्ड हैं, इंटरनेशनल एंड ट्रेड. तो इंटरनेशनल मीनिंग होता है अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, मीन्स ट्रेड विच इन्वॉल्व्स टू और मोर countries or trade internationally. So this is across national boundaries, and trade means buying and selling of goods and services. Buying and selling of goods and services. तो क्या होता है? अब इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ काफ़ी सारी और एलिमेंट्स भी होते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज. तो जो भी हमारा ट्रेड होता है, ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नॉलेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि वो हमारी कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है अक्रॉस बॉर्डर्स इंटरनेशनली. लाइक इंडिया व्हेन ट्रेड्स विद यूएसए, जर्मनी, तो ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड. बट इंडिया के अंदर ही अंदर विद इन स्टेट्स में जब ट्रेड होता है तो दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड. अब ट्रेड थ्योरीज क्या होती हैं? ट्रेड थ्योरीज आर डिफरेंट थ्योरीज टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड. ट्रेड थ्योरीज की हेल्प से हम इंटरनेशनल ट्रेड को समझते हैं, कंट्री क्या सोचकर इंटरनेशनल ट्रेड करती है, टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल ट्रेड. और इसको ये एक्सप्लेन करता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. तो हम चलते हैं इंटरनेशनल थ्योरीज पर. अब इंटरनेशनल थ्योरीज जो हैं, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं टू टाइप से. फर्स्ट इज क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज एंड सेकंड इज मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज. अब जो भी सारी थ्योरीज हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू दीज टू हेडिंग्स. अब क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज के अंडर 4 थ्योरीज हैं, वेयर एज मॉडर्न थ्योरीज के अंदर भी 4 थ्योरीज हैं. तो हमारा क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी क्या होता है? क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज हमारी वो थ्योरीज हैं जो कि इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी. तो ये हमारी बहुत पुरानी थ्योरीज हैं जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम में बनी हुई थी बाय इकोनॉमिस्ट. वेयर मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज क्या है? आज प्रेजेंट व्यू को देखते हुए बनाई गई है और ये प्रोफेसर्स ने बनाई है, कीपिंग इन माइंड द इंटरनेशनल ट्रेड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. तो ये थी बिफोर ग्लोबलाइजेशन वाली, बिफोर ग्लोबलाइजेशन, एंड दिस आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. ओके, so we will discuss it one by one. So we will first discuss the classical country based theories. ये country based हैं. तो first जो हमारी थ्योरी है मर्केंटलिज्म थ्योरी. अब मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी वो है जो कि वेल्थ ऑफ नेशन को कैसे जज करती है? बाय इट्स होल्डिंग ऑफ गुड्स एंड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. Wealth of nation is measured by wealth of nation accumulated gold and silver.
अब ये हमारी आई थी बिटवीन 17 टू 19th सेंचुरी, और ये बहुत सारे हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मिलकर दी थी। तो कोई इसका एक स्पेसिफिक नेम नहीं है कि किसने ये इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके बहुत 3-4 इकोनॉमिस्ट हैं, दे ऑल टुगेदर हैव इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी, मर्केंटलिज्म थ्योरी। तो इसमें क्या होता था, इसमें कंट्रीज को मोटिवेट किया जाता था, या कंट्रीज प्रिफर करती थी टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज देयर इम्पोर्ट। उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर वो अपने एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे तो इन एक्सचेंज दे विल गेट गोल्ड और सिल्वर, और अगर इम्पोर्ट करेंगे तो उनका जो भी ये एक्यूमुलेटेड गोल्ड एंड सिल्वर है वो डिक्रीज होगा, तो जिससे उनकी वेल्थ ऑफ नेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इट वॉज सेड दैट द एक्सपोर्ट शुड डिक्रीज एंड इम्पोर्ट शुड इंक्रीज। ये क्या एम करती है, एम्स टू क्रिएट ट्रेड सरप्लस बाय increasing export and decreasing import. Hi Pratiksha, good evening. Hi Siddharth, good evening. चलिए, तो ये थी हमारी मर्केंटलिज्म थ्योरी। अभी सेकंड जो हमारी थ्योरी आती है, हमारी सेकंड जो थ्योरी है दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में जो कंट्री है जो ट्रेड कर रही है उसके पास एक एडवांटेज होता है टू प्रोड्यूस वन गुड एट लोअर कॉस्ट देन दी अदर कंट्री। ओके, तो इसमें जो कंट्री होती है, सपोज देयर इज अ कंट्री ए और से इंडिया, तो ये क्या करती है, गुड प्रोड्यूस करती है एट अ लोअर कॉस्ट देन कंट्री बी और से चाइना। तो ये जो प्रोडक्ट कम प्राइस में प्रोड्यूस कर रही है, तो ये वही प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटीज में या वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, और जो सेकंड प्रोडक्ट है जो कि उसका लार्ज कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको इंपोर्ट करेगी। तो द कंट्री एक्सपोर्ट्स और प्रोड्यूस द प्रोडक्ट दैट इट प्रोड्यूसेस एट लोअर कॉस्ट, और वो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी, जो वो कम ज़्यादा प्राइस पे प्रोड्यूस कर रही है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया एंड यूएसए, ये इंडिया, देयर इज वन प्रोडक्ट टी एंड सेकंड इज कॉफी। तो इंडिया जो है टी के 100 यूनिट्स बना रही है, ओके, एंड यूएसए बना रही है 80 यूनिट्स, वेयर एज कॉफी के इंडिया बना रही है 20 यूनिट्स और यूएसए बना रही है 50 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर इंडिया कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, इट्स क्लियरली विजिबल कि ये टी ज़्यादा बना रही है टी और कॉफी में, तो इंडिया विल प्रोड्यूस टी एंड यूएसए विल प्रोड्यूस, सॉरी say this is 40, तो USA will produce coffee। ओके, तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो ये किसने दिया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ, और ये इसका ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन क्या था, 1776। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी थ्योरीज होती हैं उसका हमको एक मैच द फॉलोइंग तो ज़रूर आता है इन एवरी ईयर। मतलब जो भी हमारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसका मैच द फॉलोइंग आता है कि हु इंट्रोड्यूस विच थ्योरी। तो आपको नाम याद करके जाना है कि एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इनकी बुक थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो आप ये इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं।
आई होप आपको ये समझ आई हो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसमें एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, जो कंट्री कम कॉस्ट पे कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक्सपोर्ट करती है, और जो ज़्यादा कॉस्ट पे बनाती है वो इम्पोर्ट करती है। ओके, थर्ड जो हमारी है दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई कंट्री होती है, जैसे चाइना हो गई, तो उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है। मतलब वो दोनों ही प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे बना रही है एज कॉम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो वो कैसे चूज करेगी वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। ओके, तो हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, चाइना, इंडिया, टी एंड कॉफी। अब चाइना जो टी बना रही है वो बना रही है 100 प्रोडक्ट्स बना रही है वो। ओके, और इंडिया बना रही है हमारे 40 प्रोडक्ट्स। वेयर इज कॉफी के जो प्रोडक्ट्स बना रही है चाइना, वो बना रही है 80, और इंडिया बना रही है 60। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया और चाइना में टी कौन ज्यादा बना रहा है, चाइना। ओके, कॉफी कौन ज्यादा बना रहा है, अगेन चाइना। तो अब चाइना कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, टी और कॉफी। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में चाइना जो ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है वो चूज करेगी, तो वो चूज करेगी टू प्रोड्यूस टी, और इंडिया क्या प्रोड्यूस करेगी, टू प्रोड्यूस कॉफी। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में क्या होता है, ये कंपेयर करती है बिटवीन 2 और मोर प्रोडक्ट्स के वो कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है एट लेसर प्राइस, और कौन सा यूनिट्स में ज्यादा बना रही है। उससे हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी से प्रोडक्ट डिसाइड होता है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है, एक्सटेंशन है ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये काफी कुछ सिमिलर है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से, बट इसमें दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया जाता है टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड रिकार्डो। ओके, it was introduced by David Ricardo. In the year 1817। तो ये डेविड रिकार्डो ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1817, जिसमें दो और मोर प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और जो यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है एक कंट्री वो उसको प्रेफर करती है फॉर एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन। ओके, तो आप इसको एक बार समझ लीजिए। हाय दिशा, हाय प्रतीक, हाय सत्यजीत। चलिए, तो हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, हेक्सचर ओलिन। तो इसका नाम क्या है, हेक्सचर्स ओलिन्स थ्योरी। ओलिन इसको इस नाम से भी जाना जाता है,
क्योंकि ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इट वाज इंट्रोड्यूस बाय हेक्सचर ओलिन। अब इसको और क्या बोलते हैं हम? फैक्टर्स प्रोपोर्शन थ्योरी। ओके, तो अब इंडोमेंट का क्या मतलब है? इंडोमेंट का मतलब है रिसोर्सेज। तो अब ये आपको नाम से इसको समझ जाइए। इसमें क्या होता है, एक कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एविडेंटली रहते हैं वहाँ पे। जैसे कि इंडिया में लेबर बहुत मिलती है, तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स काफ़ी प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। और यूएसए में क्या होता है कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इससे जिस कंट्री में जो रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो कंट्री प्रोड्यूसेस दैट प्रोडक्ट फॉर विच इट हैज़ मोर रिसोर्सेज। तो इसमें हम कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इंडिया विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट मोर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। whereas USA will produce more capital intensive products। ओके, आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो भी 4 क्लासिकल थ्योरीज होती हैं वो समअप होती है। और अब हमारी जो नई थ्योरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग क्लासिकल थ्योरीज तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हाय हर्षद। ओके, तो अब हम मॉडर्न थ्योरीज पर चलते हैं। मॉडर्न थ्योरीज में जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। तो ये हमारी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, जब करेंसीज आ चुकी थी। तो ये आजकल आज के जो ज़माना है उसमें एप्लीकेबल है। और ये थ्योरीज जो है वो थोड़ी आउटडेटेड हो गई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसमें फर्स्ट हमारी है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। अब कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी में क्या होता है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, अब कंट्री में जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं लोगों के, तो द कंट्री विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल। ठीक है, और अब ये एक्सपोर्ट क्या करती है? एक्सपोर्ट भी कौन सी कंट्री में करेगी? जहां पर टेस्ट और प्रेफरेंसेस इक्वल हो और पर कैपिटा इनकम जो हो वो भी थोड़ी सिमिलर हो। तो जैसे इंडिया में हमारे स्पाइसेस काफ़ी फेमस हैं, तो इंडिया में स्पाइसेस का प्रोडक्शन काफ़ी होता है। और जो यूएस है वहाँ पे उतना स्पाइस नहीं यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम इतना एक्सपोर्ट नहीं करते। बल्कि हम कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं? जहाँ पर वो स्पाइसेस का डिमांड ज़्यादा हो, प्लस स्पाइसेस को पसंद किया जाता हो, प्रेफरेंस उस टाइप की हो लोगों की। ओके, और पर कैपिटा इनकम भी सिमिलर हो। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस
सिमिलर एंड पर कैपिटा इनकम भी सिमिलर हो। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके ऋषि, नो डाउट। सत्यजीत, हाय सत्यजीत। अब ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन पिंडर इन 1961। आप जो भी ये इसका जिसने इंट्रोड्यूस की थी प्लीज इसको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि थ्योरीज के नाम दिए जाते हैं 4, एंड देन 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू मैच द करेक्ट ऑप्शन। तो काफी स्कोरिंग टॉपिक है और इजी भी है, इतना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो आप बादाम खाना शुरू कर सकते हैं उसके लिए। तो इसको आपको याद कीजिए और फिर देन यू कैन आंसर इट इजीली। ओके सत्यजीत। अभी जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसमें क्या है, इसमें प्रोडक्शन कैसे डिसाइड होता है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। देयर आर 3 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, और उस हर लाइफ साइकिल में उसका प्रोडक्शन चेंज होता जाता है कंट्री बाय कंट्री। ओके, सो फर्स्ट इसमें जो है दैट इज न्यू प्रोडक्ट, देन मैच्योर्ड प्रोडक्ट, एंड देन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अब इसमें जो फर्स्ट हमारा है स्टेज दैट इज न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनोवेटिव कंट्री है दैट हैज इनोवेटेड अ न्यू प्रोडक्ट, तो वो प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे तो इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन यूएसए, तो यहाँ पर जो वो प्रोडक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा था, यूएसए, कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट था दैट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री विच हैज इन्वेंटेड द प्रोडक्ट। फिर सेकंड जो हमारा आता है मैच्योर्ड प्रोडक्ट, तो मैच्योर्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, इसकी जो डिमांड होती है वो पीक पर होती है। ओके, सो जो उसका प्रोडक्शन होता है वो भी पीक पर होता है, बट साइमल्टेनियसली दूसरी कंट्रीज भी स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। तो जो यूएस फिर क्या हुआ, कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की डिमांड बढ़ी। ओके, सो डिमांड को देखते हुए कॉम्पिटिटर्स भी आ गए, कॉम्पिटिटर्स ने भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो कंप्यूटर्स काफ़ी सारी कंट्रीज में वो प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज होती है वो सोचती है हम क्यों इनसे इंपोर्ट करें, ओके वी शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट। उससे क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छा होगा और हमको वैसे भी इंपोर्ट कम करने चाहिए एंड एक्सपोर्ट ज़्यादा करने चाहिए। ओके ऋषि, तो यहाँ पे मैच्योर्ड प्रोडक्ट में हमारी डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, और कंट्रीज भी जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज भी प्रोडक्ट स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूस करना। ओके, देन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो कंट्रीज प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट वो सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, स्टैंडर्ड हो जाता है वो प्रोडक्ट का कि वैसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, और जो प्रोडक्शन होता है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम इनोवेटिव कंट्री टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो अब जो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा था यूएस में फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट जो हमारा ये था न्यू प्रोडक्ट साइकिल में, कंप्यूटर फर्स्ट इट वाज प्रोड्यूसिंग इन यूएसए।
फिर मैच्योर्ड में हमारे बाकी सारी कंट्रीज में भी आया, और स्टैंडर्डाइज में वो पूरा प्रोडक्शन कहाँ शिफ्ट हो गया, टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब जो हमारा कंप्यूटर्स बनते हैं दैट इज प्रोड्यूस मोर इन इंडिया एंड चाइना। प्रोडक्शन shifted to low cost countries, इंडिया एंड चाइना। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसे अपनी जगह चेंज कर लेता है। पहले वो कहाँ प्रोड्यूस होता है एंड देन एट द लास्ट स्टेज वो कहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है। ओके, तो अभी यूएस भी हमारे इंडिया और चाइना से प्रोडक्ट्स लेती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं उनको, तो ऐसे यहाँ पर डिसाइड होता है प्रोडक्ट। अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था हमारा रेमंड वर्मन। जो भी नाम है आप प्लीज इसको अच्छे से याद करिएगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नाम आप नोट डाउन कर लीजिए और याद करके जाइएगा एग्जाम में। एंड ईयर भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी ईयर्स भी पूछ लेते हैं, बट ईयर्स का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कहीं किसी बुक में डिफरेंट रहता है, कहीं पर डिफरेंट रहता है, तो आप ये वाले ईयर्स याद करके जाइएगा। अगर इनकेस आया तो यू कैन आंसर दिस ईयर्स। तो अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रेमंड वर्मन इन 1960। ओके, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। हर्षद मेहता, थैंक यू हर्षद। अब नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। अभी तो ये काफी मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, हमारा जो कोर्स है उसमें हम पूरा ये डिटेल में भी समझाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है समझाना एक लेक्चर में, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ, आगे मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगी। नेक्स्ट कम थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, माइकल पॉटर। इन द ईयर 1990 ये इंट्रोड्यूस किया था माइकल पॉटर ने इन द ईयर 1990। तो अब इसमें माइकल पॉटर ने क्या बताया है, इसमें बताया कि जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है नेशन का, मतलब वो जो प्रोड्यूस करती है गुड्स एट अ लेसर कॉस्ट, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इसने वो फैक्टर्स बताए थे रीजन बिहाइंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। इसके पीछे उन्होंने 4 रीजंस बताए थे। तो फर्स्ट रीजन जो है वो है फैक्टर कंडीशंस और इंडोमेंट्स। तो हमारा जो फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी है, फर्स्ट जो इसका फैक्टर दैट इज सिमिलर टू दिस, दैट इज एग्जैक्टली दिस थ्योरी। एक कंपनी के पास, कंट्री के पास क्यों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, बिकॉज they have the country has ample of resources to produce the respective product। तो कंपनी के पास फर्स्ट क्या होता है, फैक्टर्स उसके पास होते हैं, फैक्टर कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट इसका है फैक्टर कंडीशंस। उसके पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, उसके जो फैक्टर्स है कंट्री के, वो उसको हेल्प करती है टू प्रोड्यूस अ गुड एट अ लेसर प्राइस। सेकंड क्या है ऑप्शन, सेकंड इसका फैक्टर क्या है, दैट इज डिमांड कंडीशंस। डिमांड कंडीशंस में क्या होता है कि किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिक बहुत हाई डिमांड है, ओके
जैसे कि इंडिया में टी की बहुत हाई डिमांड है फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया क्या करेगी, वो डिमांड की वजह से अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी, तो वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या प्रोड्यूस करेगी, टी, ताकि उसकी जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल की जा सके विदाउट इम्पोर्टिंग दैट प्रोडक्ट। तो डिमांड कंडीशंस क्या करती है, इट मोटिवेट्स द कंट्री टू प्रोड्यूस दैट गुड एट अ लेसर प्राइस एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो डिमांड कंडीशंस भी हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब थर्ड क्या है, सपोर्टिव इंडस्ट्री। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्यों ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है या क्यों हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उस प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज वी हैव अ सपोर्टिव इंडस्ट्री टू सपोर्ट दैट प्रोडक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री हैज़ सपोर्टिव इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो वहाँ पे क्या होगा, गारमेंट्स का जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन होगा या उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा फॉर गारमेंट्स, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर रही है और काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है। तो थर्ड है हमारा सपोर्टिव इंडस्ट्री। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके जॉन। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, इट इज रिलेटेड टू दी फर्म्स स्ट्रेटजी। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब जो फर्म की स्ट्रेटजी है दैट इज डिफरेंट एंड क्वाइट गुड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो वो क्या करेगी, उसकी स्ट्रेटजी उसको हेल्प करेगी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज है वो भी हमारे फेवर में है, तो उससे भी हमको क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी टू प्रोड्यूस अ गुड एट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये जो चार फैक्टर्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल पॉटर। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक फर्स्ट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ competitive advantage theory of nations and second is what are the factors related to this theory। तो आप इसको एक बार जॉट डाउन कर लीजिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि एग्जाम में आते हैं, जो कि उसका फॉर्मेट है क्वेश्चन का। तो ये है जो मैं बता चुकी हूँ आपको, हु इंट्रोड्यूस विच थ्योरी, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मैच द कॉलम। तो ये मैच द कॉलम में ये काफ़ी बार नोटिस किया है मैंने कि ये हमेशा मैच द कॉलम में ही आता है। तो आपको सारे जो थ्योरीज हैं उनका याद करना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सी थ्योरी आ जाए मैच द कॉलम में। सेकेंड इज हु एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, तो जिसका आंसर है JS मिल। तो ये भी आया हुआ है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अभी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी। ओके, तो फर्स्ट जो टर्म हमारा है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म से क्या मतलब है, प्रोटेक्शनिज्म सिंपली मीन्स टू प्रोटेक्ट।
अब कंपनी कैसे प्रोटेक्ट करती है? द कंट्री लिवाइज सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स, ताकि उसके इम्पोर्ट्स कम हो और जो पीपल हैं वो वहीं के लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करें। तो इट डिक्रीजेस द इम्पोर्ट्स बाय रेस्ट्रिक्टिंग और बाय अप्लाइंग द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट्स। ओके प्रतीक। सेकेंड इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? इसमें टर्म्स दिए जाते हैं कि हाउ मच मनी अ कंपनी पेज फॉर इट्स इंपोर्ट्स एंड हाउ मच मनी इट ब्रिंग्स फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट। तो कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। पैसा आएगा कैसे? फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एंड पैसा जाएगा कैसे? फ्रॉम इंपोर्टिंग अ प्रोडक्ट। मनी इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। थर्ड इज ट्रेड बैरियर्स। अब कंट्री क्या करती है? काफी टाइम जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री लिवाइज सम ट्रेड बैरियर्स ऑन दी इंपोर्ट्स। तो ये ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ एंड कोटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे, जो कि हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? पेमेंट को बैलेंस करना। वो कैसे होता है? बाय जो मनी हमारे इन्वॉल्व है इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग में। तो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पेमेंट एंड रिसीट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, इसमें क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द फ्लोज ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ अ कंट्री। जो भी मनी है इन कैसे होगा? एक्सपोर्ट। आउट कैसे होगा? इंपोर्ट। इसके 2 अकाउंट्स हैं। तो इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, विच रिकॉर्ड्स ऑल द फ्लोज ऑफ मनी, दैट इज मनी रिसीव्ड फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड मनी गिवन टू अ कंट्री बाय इंपोर्टिंग अ प्रोडक्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंट बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ओके, तो हमारा क्या होता है? जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो ये होगा पॉजिटिव, और एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, देन इट विल बी अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, तो दैट वुड बी नेगेटिव, और वो क्या बोलेंगे हम? डेफिसिट ट्रेड। इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से। ओके, अब हमारे और भी कुछ टर्म्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ आया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए।
ओके सत्यजीत। अब फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व इज अ टाइप ऑफ एसेट। और ये कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है, इंडिया में कौन मेंटेन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय आरबीआई। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और ये क्वेश्चन इससे आ सकता है कि इन इंडिया हु मेंटेन्स फॉरेक्स रिजर्व, तो फॉरेक्स रिजर्व्स, तो द आंसर इज आरबीआई। जो भी सेंट्रल बैंक होती है रिस्पेक्टिव कंट्री की, दैट मेंटेन्स दी फॉरेक्स रिजर्व्स। तो इंडिया में जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो क्या क्या मेंटेन करती है आरबीआई? इट इंक्लूड्स फॉरेन करेंसीज, जो भी फॉरेन करेंसीज है वो इंक्लूड करती है, गोल्ड रिजर्व्स इंक्लूड करती है, एसडीआर इंक्लूड करती है, तो ये जो चारों हमारे एलिमेंट्स हैं, द आरबीआई मेंटेन्स इट एज अ फॉर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। तो आप इसको एक बार जॉट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या इंक्लूड होता है फॉरेक्स रिजर्व में। इसको हम बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा जो कोर्स है उसमें। यहाँ पर भी जो भी मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन दिस presentation. I hope it is clear to you all. Okay. अगर आपको इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो वी आर लॉन्चिंग आवर कोर्स फ्रॉम 14th of February, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इट। और आपके यहाँ पे सारा जो भी लॉजिक है एवरीथिंग वुड बी क्लियर। यहाँ पे हमारे 100+ लाइव लेक्चर्स है। अगर आप कोई लेक्चर मिस भी करते हैं तो यू कैन गो एंड सी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट लेक्चर, तो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव +5 फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपको पूरा एक सब कुछ यहाँ पर मिलेगा टू क्लियर यूजीसी नेट। और इसका प्राइस जो है वो अभी जो चल रहा है 9000 है, जो कि 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद ये बढ़ जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, बाय, टेक केयर।